हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक आप सिलेबस में देखोगे, चाहे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एफएसओ परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो उसके यूनिट 3 में, थ्री में, यूनिट 3 में। इसके अलावा आप देखोगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स में, जो प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा होती है, उसमें आप यूनिट 6 देखोगे, उसमें ये टॉपिक आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। और जिससे हर साल मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जनरली वो क्वेश्चन सबसे बनते नहीं हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप इस चीज़ को पढ़ के ही नहीं जाते। क्या नहीं करते? इस चीज़ को पढ़ के नहीं जाते। मैं इसको इकोनॉमिक्स सर्वे, मेरा सोर्स क्या है भैया? सोर्स देख लो आप। सोर्स है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे से लेके आया हूँ। कहाँ से लेके आया हूँ? इकोनॉमिक सर्वे से लेके आया हूँ। टू द पॉइंट है। इतना ही पढ़ के जाओगे, आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं खुद एग्जाम देता हूँ भैया, मेरे क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं। लास्ट टाइम भी शिक्षा का बजट पूछा गया था, 12.22% डायरेक्टली पूछा गया था। प्रति व्यक्ति आय कितने गुना वृद्धि हुई, डायरेक्टली पूछा गया था। तो उसी तरह हम इस बार पढ़ेंगे कि भैया एक फैक्ट भी हमारा मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि कंटेंट शेयर होना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। अच्छा कंटेंट है, फ्री में मिल रहा है ना। बाकी लोग बेच रहे हैं इस कंटेंट को, तो भाई हम फ्री में दे रहे हैं, तो इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाइए। अब देखते हैं हम एमपी में। सबसे पहली चीज़ याद रखना है 2028-29 तक। कब तक? 2028-29 तक जो हमारी जीडीपी है, जीएसडीपी है, स्टेट को हम बोलते हैं जीएसडीपी, जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है, उसको 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है इस बार कि भैया मध्य प्रदेश ने सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीएसडीपी बोलते हैं, उसको 2 गुना करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2028-29 तक रखा है। ठीक है, अब देखेंगे हम सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी हमारी कितनी है। जीएसडीपी हमारी कितनी है सकल घरेलू उत्पाद में? हमारे प्रचलित भाव कितनी है, स्थिर भाव कितनी है? तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपका बनता है कि भैया हमारे मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, या जीडीपी कितनी है। आप बोल दोगे क्या है? जीडीपी। जीएसडीपी नहीं बोलो, जीडीपी बोल लो। तो आप देखोगे प्रचलित भावों में जो देखने को मिल रही है वो 2024-25 में जो अभी अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है, वो कितनी देखने को मिल रही है हमारी? 150-33-95 करोड़। 150-33-95 करोड़। तो आप इसको ऐसे ही याद रखोगे भैया, 150-33-95 याद रखोगे। 150-33-95 याद रखोगे। 1,50,03,395। ठीक है, 150-33-95। वही हम 2023-24 में देखें तो हमारी वो 1,35,38,09 थी। 1,35 या 13,53,809 थी। ठीक है, कितनी थी? 13,53,809 थी। अब ये हमारी जो 2023 से 24 के बीच में अगर हम देखें तो वो 11.05% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? लगभग 11%। आप याद रखना, अगर आपसे पूछेगा कि 2023 से 24, जो 2023-24 का था, और अभी 24-25 में कितनी वृद्धि देखने को मिल रही है, तो 11.05 या लगभग 11% की वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी जगह पे हम स्थिर भाव पे देखें, स्थिर भावों में देखेंगे तो भैया 2024-25 में 7,12,260 करोड़ थी, जो कि 2023-24 की कंपैरिजन में 6.05% अधिक है। मतलब जो 2023-24 में 671,636 थी, अभी कितनी हो गई हमारी? 7,12,260। तो ये चीज़ें हमें फैक्ट ये याद ही रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद ही रखना पड़ेगा। बस आपको ये एक जगह मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, भैया एक जगह सब कुछ मिल जाए। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखोगे भैया, नेक्स्ट हमारी देखोगे प्रति व्यक्ति आय। क्या देखोगे? प्रति व्यक्ति आय। क्या देखोगे? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में देखोगे तो प्रचलित भावों पर हमारी प्रति व्यक्ति आय, लास्ट टाइम पूछा था आपसे कि भैया कितनी वृद्धि, कितने गुना है हमारी, तो आप देखोगे हमारी 2011-12 में 38,497 थी। कितनी थी? 38,497, 38,497 रुपीज़। कितनी थी? रुपीज़ थी 2011-12 में। अब जो 2024-25 में हो गई है वो 1,52,615, 1,52,615 हो गई है। अभी भी आप देखोगे लगभग 3 से 4 गुना आपको, 3.5 गुना देखने को मिल रही है। लगभग 4 गुना आपको देखने को मिल रही है। 3.5 मान सकते हो आप। इसके पहले जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था 2025 प्रीलिम्स में, उसमें ये पूछा गया था कितने गुना है, तो उस टाइम पे लगभग 3 गुना दिख रही थी। अभी 3 गुना से ज़्यादा हो गई है। अभी 3 गुना से ज़्यादा हो गई। कितनी हो गई भैया? 1,52,615। स्थिर भावों पे आप देखोगे तो 70,434। कितनी हो गई है? 70,434। कितनी हो गई है? 70,434। लगभग 2 गुना वृद्धि देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, अब देखोगे आप भैया जीएसवीए में योगदान, राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित में क्षेत्रीय योगदान, जैसे मतलब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है हमारा,
द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है हमारा, जो जीएसबी है हमारी, मतलब जो टोटल हमारी बोलोगे आप, ठीक है, सकल राज्य मूल्य वर्धित देखोगे आप, तो भैया हमारी प्राथमिक क्षेत्र का जो प्रचलित भावों पे जो देखने को मिल रहा है, कौन से भावों पे, प्रचलित भावों पे जो देखने को मिल रहा है, तो प्रचलित भावों पे देखोगे तो प्राथमिक क्षेत्र लगभग 44.36% का योगदान दे रहा है। उसी जगह पे द्वितीयक क्षेत्र आप देखोगे तो 19% लगभग 19.03, तृतीयक क्षेत्र देखोगे तो 36.61% देखने को मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है भैया कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है, तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है। यहाँ से ही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब स्थिर भाव देखोगे आप, स्थिर भावों पर देखोगे तो प्राथमिक क्षेत्र का 35.37 योगदान देखो, प्राथमिक क्षेत्र इसमें देखो, इसमें देखो कितना फर्क है। द्वितीयक क्षेत्र का 24.63% और तृतीयक क्षेत्र का लगभग 40%, मतलब तृतीयक क्षेत्र का बढ़ा हुआ दिख रहा है स्थिर भावों पे, प्रचलित भावों पर कम दिख रहा है, इसमें बढ़ा दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र कम है, स्थिर भावों पे प्राथमिक क्षेत्र कम है। तो आप प्रचलित भावों पे देखोगे तो 44.36 प्राथमिक, 19.03 द्वितीयक और तृतीयक 36.61। स्थिर भावों पे देखोगे तो प्राथमिक क्षेत्र 35% लगभग, द्वितीयक क्षेत्र 24.63 और तृतीयक क्षेत्र 40% देखने को मिल रहा है। आप इसको एग्जैक्ट ना याद करके लगभग याद रखना, 44, 19, 36, 35, 24, 40। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखोगे भैया कि प्राथमिक क्षेत्र में भी कुछ उप क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र में भी जैसे मान लो प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र हैं, इनके कुछ उप क्षेत्रों को देखने को मिल रहा है। क्या दिख रहा है, उप क्षेत्र देखने को मिल रहा है प्राथमिक क्षेत्र के। तो कौन कौन से उप क्षेत्र हैं भैया, फसलें हैं भैया, पशुधन है, वानिकी है, मत्स्य जलीय कृषि है और खनन उत्खनन है। तो ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा भाग प्राथमिक क्षेत्र में आता है या नहीं आता, तो उसमें से एक द्वितीयक क्षेत्र का दे देगा, तो उसको आपको अलग करना होगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, फसलें, पशुधन, वानिकी, मत्स्य जलीय कृषि। अब देखो ये डाटा याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पूरा याद करना। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि भैया सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो 30.90% किसका है भैया, फसलों का है। कितना है, 30.90%, कितना है, 30.90%। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पहली चीज़ जो लास्ट टाइम 31.10 थी, अभी थोड़ी कम हुआ है, लगभग 0.20 लगभग कम हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। तो क्या याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र का एक उपक्षेत्र है फसलें, जो फसलें हैं, फसलों का सबसे ज़्यादा योगदान है 30%, लगभग 30%, 31%। अब इसी जगह पर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, अच्छी चीज़ है। सबसे कम किसका है भैया, मत्स्य जलीय कृषि। तो ये नहीं रखना याद, ये नहीं रखना याद, क्योंकि इससे भी कम होंगे जिनका नाम देखने को नहीं मिल रहा है। अब आपसे बोलेगा भैया सबसे ज़्यादा वृद्धि किस चीज़ की हुई है, तो मत्स्य जलीय कृषि दिख रहा है आपको, लगभग प्रचलित कीमतों पे 21% और वृद्धि दर स्थिर भावों पे 17% देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, 21 और 17, तो वृद्धि आप बता दोगे मत्स्य जलीय कृषि और सबसे ज़्यादा योगदान फसलें देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट जाओगे आप, पूरा याद नहीं रख पाओगे भैया, फैक्ट याद रहेंगे ही नहीं, तो इससे अच्छा लिमिटेड पढ़ो, लिख लेना, आपको लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे आप द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में आप देखोगे तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो आप देखोगे तो विनिर्माण क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिल रहा है, निर्माण क्षेत्र का, कौन सा, निर्माण क्षेत्र का 9.03 और विनिर्माण का 7.05। तो आप बताओगे निर्माण क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, और इसी में आपको वृद्धि भी सबसे अधिक देखने को मिल रही है, लगभग 12% और 9% आपको देखने को मिल रही है, प्रचलित पे 12 और वृद्धि स्थिर पे 9.76। तो ये आपको याद रखना है कि भैया द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान विनिर्माण, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा निर्माण, फिर विनिर्माण देखने को मिल रहा है। तो भैया मैं आपको डेटा एकदम बहुत अच्छा दे रहा हूँ, आप कोशिश करना कि इनको लिख लो, बहुत अच्छे से लिख लो, क्योंकि यही लास्ट में आप रिवीजन करके जाओगे, आप क्वेश्चन सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखोगे आप तृतीय क्षेत्र के उपक्षेत्र सबसे ज़्यादा, अब ये इसमें भी हमें सिर्फ सबसे ज़्यादा पढ़ना है, हमें ये नहीं पढ़ना भैया कि क्या कैसा है। सबसे ज़्यादा किसका है भैया, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, लगभग 10.37%, लगभग 10.37%। अब देखोगे भैया वृद्धि, तो वृद्धि जो देखने को मिल रही है आपको रेलवे में देखने को मिल रही है, लगभग स्थिर भावों में 20% और प्रचलित भावों में 23.38%। ये सब वैल्यू कितने में है, परसेंटेज में है। ठीक है, ये परसेंटेज में, तो किसका, व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का सबसे ज़्यादा योगदान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बार आप और देख लो भैया, प्राथमिक क्षेत्र में फसलों का सबसे ज़्यादा योगदान और वृद्धि देखने को मिल रही है मत्स्य जलीय कृषि में। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान निर्माण क्षेत्र का है, इसी में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। तीसरे में आप देखोगे तो व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा योगदान है और वृद्धि रेलवे में देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
ठीक है। अब देखोगे भैया सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग का क्षेत्र जो हमारे डायरेक्टली टॉपिक दिया हुआ है। देखो मैं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आया हूँ जो महत्वपूर्ण है। पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है अपन को, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये मैं बिल्कुल 100% बोल सकता हूँ। आएंगे पेपर, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके डालूंगा कि भैया ये हमारी क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, तो ये रेडी रहना, आप इतना करके जाना है अपन को। अब देखोगे सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग क्षेत्र में आप देखोगे, सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग क्षेत्र में आप देखोगे तो आप देखोगे पहला हमारा राजस्व अधिशेष कितना है, अनुमान कितना किया है। राजस्व अधिशेष का अनुमान कितना है 2024-25 में, तो 1700 करोड़ रहने का अनुमान है। कितना है? 1700 करोड़ रहने का अनुमान है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखोगे भैया राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना होने का योगदान है भैया, अनुमान है 4.11%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कितना है? 4.11% हमारा राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। किसका रहेगा भैया? जीडीपी का, याद रखना जीडीपी का 4.11%। फिर राजस्व प्राप्तियां कितनी है भैया हमारी, अनुमान 2,63,344 करोड़ रहने का अनुमान है जो हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं, तो ये आप नोट कर लो। पूंजीगत व्यय आप देखोगे तो हमारा 61,633 करोड़ है। कितना है भैया? 61,633 करोड़। 61,633 करोड़ हमारा क्या है भैया? पूंजीगत व्यय है। ठीक है। देखोगे आप भैया बैंकिंग क्षेत्र में कुल शाखाएं जो अभी दर्ज की गई हैं वो की गई हैं 8586, 8,586 इतनी दर्ज की गई, जिसमें से 33% गाँव में है और लगभग 67% अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। कितनी है भैया? 8586। कितनी है भैया? 8586। ठीक है। आप देखोगे भैया ऋण जमा अनुपात, ऋण और जमा अनुपात देखोगे तो हमारा 82.83% है। अभी रिसेंटली बैंकों में जो हमारा ऋण जमा अनुपात है वो 82.83% देखने को मिल रहा है। इकोवेयर प्लेटफॉर्म देख लेना भैया। इकोवेयर प्लेटफॉर्म किसका है? आरबीआई का है। ये लिखा हुआ है बाकायदा हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि इकोवेयर किसका है? आरबीआई का है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग क्षेत्र। अब नेक्स्ट देखोगे आप कृषि और ग्रामीण विकास। कृषि और ग्रामीण विकास, तो भैया हम याद रखना है थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि खाद्यान्न उत्पादन में हमारे 1.1% की मामूली सी गिरावट आई है। जो खाद्यान्न उत्पादन पहले हो रहा था उससे गिरावट आई है 1.15% की। दलहन उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है, लगभग 35.26%। अब आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण या वर्तमान कृषि में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। तो लगभग दलहन फसल के 35.26% की वृद्धि देखी गई है उत्पादन में, और इसी फसल का उत्पादन देखने को ज़्यादा मिल रहा है। खाद्यान्न उत्पादन 1.15% की गिरावट हुई है। तिलहन में 7.80% की वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है। तो आपको कृषि वाला डेटा बहुत अच्छे से देख के रखना है, क्योंकि ये हमारे कृषि वाले टॉपिक से डायरेक्टली एमपी ज्योग्राफी वाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धान की खेती के क्षेत्र में 7.85 की वृद्धि हुई है। मक्का उत्पादन में 6.75% की वृद्धि देखने को मिल रही है मक्का उत्पादन में। मसाला उत्पादन में 1.8% की वृद्धि देखने को मिल रही है। कितने? 1.8% की। अब देखोगे आप दूध उत्पादन में 4% की वृद्धि देखने को मिल रही है, और प्रति व्यक्ति उपलब्धता 652 ग्राम पर डे हो गई है। कितनी? 652 ग्राम पर डे, इतनी प्रति व्यक्ति उपलब्धता हो गई है हमारी। अंडा उत्पादन में 9.65% की वृद्धि। मांस उत्पादन में 9.65 अंडा, मांस 9.57। मत्स्य पालन में 14.85% की वृद्धि देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट याद रख लो भैया, खाद्यान्न में गिरावट हुई है, दलहन में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है, और तिलहन 7.80। मक्का देख लो 6.75 और मसाला देख लो 1.8%। दूध उत्पादन 4%। इतना जरूर आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है। ये हो गए हमारे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र। अब देखोगे नेक्स्ट आपकी जो एमएसएमई व्यापार और निवेश, आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और शहरी विकास, मतलब आपको औद्योगिक वाला पोर्शन देखने को मिलेगा कि भैया हमारे क्या क्या बनी है चीज़ें, क्या क्या हमारे भाग अभी रिसेंटली हुई हैं, पर्यटन में क्या है, कनेक्टिविटी कैसी क्या है, तो आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ना है अपन को कि भैया क्या क्या हमारे इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली इंपॉर्टेंट फैक्ट देके रखे हैं। तो भैया आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले देखने को मिलेगा कि उद्योग वर्ष मध्य प्रदेश ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? उद्योग वर्ष घोषित किया है। कौन सा? उद्योग वर्ष 2025 को मध्य प्रदेश ने घोषित किया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब एक संवर्धन आपसे पूछेगा, औद्योगिक संवर्धन नीति कब आई? तो 2025 की है भैया। कब की है? 2025 की है। उसके तहत बोला गया है कि भैया हम मध्य प्रदेश की जीडीपी जो है, जीएसडीपी है, वो 2030 तक 2.9 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ तक कर देंगे। कितना? 6 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। तो आपको याद रखना है कि औद्योगिक संवर्धन नीति का लक्ष्य क्या है? 2030 तक हम राज्य की जीएसडीपी को 2.9 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ कर देंगे।
स्टार्टअप नीति कब आई हुई है? 2022 में आई है। ईयर तो याद रखना ही है हमें, क्या करना है, ईयर तो याद रखना है। जिसमें हमारे 114% स्टार्टअप में, मतलब स्टार्टअप में कितनी वृद्धि हुई? 114%। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में 136%, 136% की वृद्धि। 114% टोटल है, और महिला जो नेतृत्व कर रहे हैं, महिला जो मतलब मान लो CEO वगैरह हैं, तो वो कौन है? 136% की वृद्धि हुई, ये स्टार्टअप नीति में बताया गया है। 2024 में 13.33 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आए। कितने? 13.33 करोड़ पर्यटक हमारे मध्य प्रदेश में आए, जो पिछले 3 वर्षों की तुलना में 89.21% अधिक थे। कितना है? 89.89.21% अधिक है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। विदेशी पर्यटक जो देखने को मिले हमें, लगभग 126% अधिक देखने को मिले। कितना? 126% अधिक विदेशी पर्यटक। पता देख रहे हो, 126%, 100% से भी ऊपर। राजस्व में वृद्धि वार्षिक जो पर्यटन से हुई हमारे 17% वृद्धि अधिक हो गई पर्यटन से। ठीक है, वार्षिक, ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट आप देखोगे भैया, MP का व्यापारिक निर्यात जो देखने को मिल रहा है हमें, 65,255 करोड़ रुपया देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल डबल ट्रिपल स्टार लगा लो इसमें। व्यापारिक निर्यात कितना है हमारा? 65,255 करोड़। इसमें तो भैया मैं बोल रहा हूँ आपसे, इसमें 3, 4, 5 स्टार लगा के रखो। हमारे मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा उत्पाद किस निर्यात सबसे ज़्यादा किस उत्पाद का होता है? तो किस चीज़ का होता है? फार्मास्यूटिकल्स का। किसका? दवाइयों का। फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों का। दूसरे में आप देखोगे तो खाद्य उद्योग उत्पाद, तीसरे में मशीनरी और यांत्रिक, और चौथे में कॉटन और ऑर्गेनिक केमिकल। तो ये आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा उत्पादन किस उत्पाद का निर्यात होता है? तो फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। शीर्ष पे कौन है भैया मध्य प्रदेश का? तो इंदौर, धार और रायसेन। कितना? 3 जिले हैं हमारे, इंदौर, धार और रायसेन। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। सबसे ज़्यादा पहले पे कौन है? इंदौर है। अब हवाई अड्डे आप देखोगे तो भैया हमारे यहाँ टोटल 6 हैं। 2029 तक हम इनको 11 कर देंगे, 2047 तक इनको हम 14 कर देंगे, ऐसा हमने बोल के रखा है। ठीक है, अभी कितने हैं? 6 हैं। 2029 तक हम इनको 11 कर देंगे और 2047 तक 14 कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट देखने को मिलेगा समग्र विकास की ओर। समग्र विकास में हमारे क्या क्या देखने को मिल रहा है, मतलब सामाजिक आर्थिक विकास में। सामाजिक आर्थिक विकास में आप देखोगे तो भैया बजट आवंटन में हमारे पिछले 4 वर्षों में 82.52% वृद्धि देखने को मिल रही है सामाजिक क्षेत्र में। कितनी? 82.52%। कितनी? 82.52%, जो कि स्वास्थ्य में लगभग 71.39 और सामाजिक कल्याण में 196%। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सामाजिक कल्याण। आपको समझ में आ रहा है? लाडली बहना, ये लाडली बहना वाला कमाल है, लाडली बहना वाला कमाल है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो सामाजिक कल्याण में जो 196% वृद्धि दिख रही है, तो कोई काम नहीं मिला है इसमें देखने को, लाडली बहना के लिए इतना बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। सामाजिक क्षेत्र में कितना? 85.52। स्वास्थ्य में 71.39 वृद्धि हुई और 196.7% की वृद्धि कितनी हुई? सामाजिक कल्याण में। आप देखोगे इसमें, नेक्स्ट देखोगे आप जेंडर बजट। क्या है? जेंडर बजट। 31 विभागों के माध्यम से इसको गणना किया गया है जेंडर बजट में, और कुल राज्य बजट का लगभग 33.4% इसमें आवंटित किया गया है। कितना? 33.4% जेंडर बजट में आवंटित किया गया है, जिसमें 31 विभाग सम्मिलित हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखोगे आप भैया, बाल विकास के लिए जो कुल बजट है, वो कुल बजट का लगभग 21.6% है। कितना है? 21.6% है। किसमें? बाल विकास में, जिसके माध्यम से हमारे में मिशन वात्सल्य चल रहा है, पोषण 2.0 चल रहा है, सक्षम आंगनबाड़ी, ये कुछ अभियान चल रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखना है अपन को, ये क्लास मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंस परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप तथ्य डाल सकते हो इसमें कि कितनी GDP है, कितना क्या है। मध्य प्रदेश इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में आप इसके तथ्य डाल सकते हो, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। राज्य में कुल जनसंख्या का 15.6% अनुसूचित जाति SC और 21.1% ST का योगदान है। मतलब इतनी हमारे यहाँ SC और ST है, 15.6 SC है और ST कितना है? 21.1% ST है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। अब आप नेक्स्ट देखोगे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। क्या देखोगे? स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। अब स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हमारे जो बजट आवंटित किया गया है, वो 15,744 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। हमने क्या पढ़ा? 15,744 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है पब्लिक हेल्थ कैडर की शुरुआत करने वाला। कौन सा? फर्स्ट राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, पहला राज्य बन गया है कि भैया जिसने पब्लिक हेल्थ कैडर की शुरुआत की है। शिशु मृत्यु दर जो हमारी पहले लगभग 70 पे थी, 2019-21 में हमने 41.3 पे ला दी। कितनी ला दी? 41.3 पे ला दी। और टेलीमेडिसिन सेवा का हम संचालन कर रहे हैं जनरली अभी, जो हमारे यहाँ क्या कर रहा है, छोटे छोटे गाँव तक बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्वक सेवाएँ पहुँचा रहा है। कौन? टेलीमेडिसिन सेवाएँ फ़ोन के माध्यम से। तो ये चीज़ हमें याद रखना है।
ठीक है। अब आप देखोगे शिक्षा और कौशल विकास, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे प्रीलिम से क्वेश्चन बन चुका है कि कितना बजट आवंटित किया गया था। लास्ट टाइम 12.22% और इस बार 11.26% बजट आवंटित किया गया है, जो अभी रिसेंटली कमी देखने को मिल रही है इसमें। ठीक है। सीएम राइज योजना स्कूल, जो स्कूल योजना है, उसके तहत हम 274 स्कूल का निर्माण प्रगति पे है, रिसेंटली चल रहा है, और 2024-25 तक हम 169 पूर्ण कर देंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। स्कूल शिक्षा विभाग में हमने 33,533 करोड़, उच्च शिक्षा में 3866 करोड़ और तकनीकी शिक्षा में 2666 करोड़ रुपया का अनुमान हमने इतना बजट के लिए दे के रखा है। पैसा कितना है? 11.26%, जो कि हमारे लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हमें अच्छे से याद इसको रखना ही रखना है। ठीक है। अब देखो आप खेल और युवा कल्याण, क्या देखोगे भैया आप? खेल और युवा कल्याण, क्या देखोगे? खेल और युवा कल्याण। आप देखो भैया, खेल और युवा कल्याण में आपको देखने को मिलेगा भैया, हमारे यहाँ रिसेंटली भोपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा? आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ निर्मित किया जा रहा है, तो भोपाल में किया जा रहा है। वर्तमान में एमपी में 18 खेल अकेडमी है। कितनी है? 18। कितनी है? 18। 109 स्टेडियम और खेल प्रशिक्षण केंद्र है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि भैया 18 अकेडमी है हमारे यहाँ, 109 स्टेडियम और खेल प्रशिक्षण केंद्र है। एमपी के खिलाड़ियों ने एशियन गेम और ओलंपिक जैसी इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में अभी तक जो कितने पदक लिए हैं भैया? 27 स्वर्ण पदक। कितने? 27 स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो लेके आ चुके हैं। ठीक है। अभी जो रिसेंटली 38 नेशनल गेम हुआ, 38वां नेशनल गेम हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग रही 4th। कितनी रही? 4th। मध्य प्रदेश में कितने पदक लेके आया भैया? 82 पदक, 82 पदक। कितने? 82 पदक, जिसमें 34 गोल्ड थे, 25 सिल्वर थे और 23 इसमें आपको ब्रॉन्ज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। 34, 25, 23, 34, 25, 23। तो ये भैया बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कितने पदक लेके आया? 82 पदक लेके आया 38वीं नेशनल गेम में, 4th रैंक पे हम लोग थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2024 का हुआ, वो कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश 30 पदक लेके आया, जिसमें 6 गोल्ड थे, 12 सिल्वर थे और 12 ब्रॉन्ज देखने को मिल रहे हैं। 12, 6, 18, 6, 24। ठीक है। 30 पदक लेके आया। ठीक है। कितने पदक लेके आया? 30। 12, 6, 18, 12, 6, 18 और 12, 12, 6, 18 और 12। ठीक है। 12, 12, 24, 36। ठीक। आप देखोगे योजनाएं, कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं इसमें। तो माँ तुझे प्रणाम योजना किस चीज़ से संबंधित है? तो खेलों से रिलेटेड है, माँ तुझे प्रणाम। आपको नेक्स्ट देखने को मिल रहा है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। ये स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए चलाई जा रही है कि भैया उन लोग को रोजगार, शिक्षा और खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब आप नेक्स्ट देखोगे प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन। तो बनावरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश आपको पता है कि पहला राज्य है। 77.07 हजार वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल देखने को मिल रहा है। राज्य की 21.1% जनसंख्या वन संसाधनों पर निर्भर है। कितनी भैया? 21.1% जनसंख्या किस पे निर्भर है? वन संसाधनों पर निर्भर है। बाघों की राजधानी की कहा जा रहा है रिसेंटली मध्य प्रदेश को। 785 बाघ, जिसको हम बाघ स्टेट भी बोलते हैं, टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, तो बाघों की राजधानी है। अभी रिसेंटली 785 बाघ देखने को मिल रहे हैं। भूजल संसाधन आप देखोगे तो 35.90 BCM, BCM मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर देखने को मिल रही है। ठीक है। ठीक है। मैट्रिक बोलेंगे, बिलियन क्यूबिक मैट्रिक। ठीक है। अब एमपी में 11 प्रमुख जलाशय हैं। कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। ठीक है। अब आप जो ये रैंकिंग मैंने छोड़ दी ना अभी, ये आप एग्ज़ाम के टाइम देख के जाओगे, अभी नहीं। अभी मैं अपडेट भी करवा दूंगा तो कोई मतलब नहीं, इनको आप लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम देख के जाओगे। इन खनिजों की खासकर रैंकिंग, इसमें लौह अयस्क भी ऐड कर लो, लौह अयस्क। ठीक है। इनकी आप क्या करोगे? लास्ट टाइम में रैंकिंग याद करके जाओगे। हीरा का जरूर याद रखना, एकमात्र उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है। खनिज उत्पादन मूल्य आप देखोगे तो हमारा खनिज उत्पादन मूल्य है 29,725.68 करोड़, जो कि 6.71% लास्ट टाइम से बढ़ा है। ठीक है, बढ़ा है। रामसर साइट्स कितनी है भैया? 5 है टोटल, ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है। अब आप देखोगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आपको बहुत अच्छे से ये याद रखना है कि कौन कौन सी नीतियाँ अभी देखने को मिल रही हैं नई। ठीक है। कितनी नई? बजट में याद रखना 472.28 करोड़ आवंटित है। 5 वर्षों में 213% वृद्धि हुई है। कितनी? 213% वृद्धि हुई है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। एमपी क्लाउड नीति जो कि 2024 में आई है, जो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में लिखी हुई है। ITES और ESDM प्रोत्साहन नीति 2023 में आई है। दूरसंचार अधोसंरचना स्थापना नीति 2023 में आई है। स्टार्टअप्स रिसेंटली 4895 नोट किए गए हैं। 2315 महिला नेतृत्व वाले नोट किए गए हैं। 18 टिंकरिंग लैब 601 जो कि 145 आदिवासी जिलों में स्थापित। तो एमपी क्लाउड नीति 2024, ESDM प्रोत्साहन नीति 2023, दूरसंचार अधोसंरचना स्थापना नीति 2023, तो ये हमें याद रखना है।
नेक्स्ट आप देखोगे कि भैया हमारे मध्य प्रदेश में 10 आईटी पार्क, कितने आईटी पार्क, 10 आईटी पार्क देखने को मिल रहे हैं आपको। 4 ITSEZ, 4 ITSEZ, जिसको हम 2047 तक 15 करने का लक्ष्य रखे हैं। ठीक है, लक्ष्य हमारे देखोगे आप विज्ञान प्रतियोगिता में, तो डाटा सेंटर जो है उनकी क्षमता हम 50 मेगावाट तक करेंगे। AI उत्कृष्टता केंद्र, हम कितने AI उत्कृष्टता केंद्र खोलेंगे, 10, कितने, 10। मध्य प्रदेश ने अभी रिसेंटली MP सेट की स्थापना की, किसकी, MP सेट की, साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना की मध्य प्रदेश ने, ये हमें याद रखना है। ड्रोन प्रमोशन एवं यूजेज नीति 2025 जो कि अभी रिसेंटली आई है, ड्रोन प्रमोशन और यूजेज नीति देखोगे तो 2025 में आई है। बाकी इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ दो, हमें इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर क्लास पसंद आ रही है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। अब आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।